हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? क्लास आवाज़ सुनाई दे रही है? राबिया, जरका, नाज़मा, फरियाल। ओके, क्लास आप लोग मुझे बताओगे कि हमने इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आज पढ़ना है और जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें। ओके, मुझे स्ट्रक्चर नेम जल्दी से बताएं। आज क्लास से लेक्चर हमने कंप्लीट एंड करना है। एक तो आपके पूरे वीक बाद क्लास होती है और उसमें भी हम लोग अगर टाइम वेस्ट किए हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं। इस तरह सिलेबस बहुत मुश्किल से कंप्लीट होगा। अभी हम सेल मेंटेन कर रहे हैं। दोबारा सही से देख लो, शायद जेद नहीं। जी बताएं। प्रयाल बताओ कि किसी और को, सितारा आप बताओ किस स्ट्रक्चर पर थे हम लोग। ओके ठीक है। अब जो है बेसिकली बैक्टीरिया को डिवाइड किया हुआ है उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके सीक्वेंस को याद करने के लिए हमने जो है सेल वॉल को एक स्ट्रक्चर ले लिया और उसके अकॉर्डिंग बताया है कि कौन से स्ट्रक्चर आउटर साइड पे है, कौन से स्ट्रक्चर इनर साइड पर है। आउटर स्ट्रक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इनर साइड पे सेल वॉल के एग्जैक्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस ऑर्गेनल्स में जो है राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मिड्स हैं, ट्रांसपोसोम्स हैं, एंडोस्पोर्स हैं और इसके अलावा क्या है, न्यूक्लियाइड रीजन होता है। तो बेसिकली जो है हमने प्लाज्मिड्स मतलब हमने साइटोप्लाज्म भी कर लिया, राइबोसोम्स भी कर लिए, ग्रेन्यूल्स भी कर लिए, प्लाज्मिड्स भी कर लिए। लास्ट में हमारे 3 स्ट्रक्चर्स रह गए हैं। जितने स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ लिए उनसे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ग्रेन्यूल्स पढ़ लिए थे? ओके आज जो है बेसिकली ट्रांसपोसोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको इसका सेकंड नेम भी बताना चाहिए, जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स की बेस पे ही इसकी सारी जो क्वालिटीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होंगे। कि जंपिंग जीन्स का क्या मतलब है? ऐसी जीन्स जो कि जंप करती रहती हैं। मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डीएनए, डीएनए के एक रीजन से दूसरे रीजन में ये जो जीन्स है ये क्या करती रहती है, मूव करती रहती हैं। Okay, small pieces of DNA that can move from one region of a DNA molecule to another। तो अब ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं। देखो एक डीएनए आपने साइटोप्लाज्म में देखा कितना बड़ा न्यूक्लियाइड रीजन है जो कि डीएनए बेसिकली। तो इसके डिफरेंट रीजन्स हैं, उसके दरमियान ये जो है ट्रांसपोसोन्स मतलब स्पेशल जीन्स हैं जो कि मूव करती रहती हैं। They may move from one side to another on the same chromosome or to another chromosome or plasmids। आपने देखा पढ़ा, प्लाज्मिड्स भी जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, एक उसका अपना न्यूक्लियर रीजन वाला डीएनए है, सेकंड जो है वो
प्लाज्मा वाला डीएनए। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक क्रोमोसोम नहीं बल्कि जो प्लाज्मिड्स का क्रोमोसोम है उसके दरमियान भी ये जंप करती रहती है। फंक्शंस क्या है, सेम है जैसे प्लाज्मिड्स का एक्स्ट्रा फंक्शन था कि रेजिस्टेंस जीन्स उसमें प्रेजेंट होती है। किस टाइप के रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स से की रेजिस्टेंस है। इसके अलावा डिफरेंट जो स्टरलाइजेशन के मेथड्स हैं उसमें हम यूवी लाइट वगैरह यूज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस जीन्स हैं वो भी इसमें, जंपिंग जीन्स में भी वही रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो सिंपल अगर मैं अंदर डिटेल में नहीं भी पूछते तो सेकंड सिर्फ ऊपर वाली हेडिंग से ही एक एमसीक्यूज बनाकर ये स्ट्रक्चर खत्म कर सकती हूँ। किस तरह से ट्रांसपोसोन्स आर आल्सो नोन एज जंपिंग जीन्स। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोसोन्स को हम सेकंड नेम किस नेम से कॉल करते हैं, जंपिंग जीन से। ओके क्लास, एंडोस्पोर्स या स्पोर्स से रिलेटेड किसी को कुछ आइडिया है, स्पोर्स क्या होते हैं? क्लास स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिसको जो भी है इस स्लाइड से देख के समझ आ रहा है या कुछ और आइडिया है तो मुझे बताएं। क्लास रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी दिया करो, चाहे छोटा सा ही एक वर्ड में बता दो, एग्जैक्ट वर्डिंग में नहीं। मैंने सिंपल कहा है कि आप लोग जिस तरह से मैसेज टाइप करते हो सेम एज उसी वर्डिंग में जल्दी से लिख के सेंड कर दिया करो। आइडिया है या नहीं है ये भी आप लोग बता सकते हो कि कुछ आइडिया नहीं है इससे रिलेटेड। ओके क्लास, मैं खुद बता रही हूँ, टाइम शॉर्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि बैक्टीरिया को जिस तरह हमें अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, एक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, फूड रिक्वायर्ड है। फूड में हमें डिफरेंट टाइप्स के क्या है, खाना हमें चाहिए, पानी चाहिए, सेम एज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इन्वायरमेंट में रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए। सेम एज बैक्टीरिया को भी ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है अपनी ग्रोथ के लिए। क्या क्या रिक्वायर्ड है कि उन्हें उन्हें भी फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसके अलावा क्या वाटर चाहिए, इसके अलावा और क्या है, इन्वायरमेंट से उसे क्या चाहिए, गैसेस, उसकी जो रिक्वायर्ड गैस है चाहे वो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी उसे चाहिए। इसके अलावा उसे फेवरेबल टेम्परेचर भी चाहिए, जिस टेम्परेचर में वो रह सकता है उसे वही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या करती हैं, उसकी ग्रोथ पर अफेक्ट करती हैं। अगर इनमें से कोई चीजें, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होंगी कि जब देखो कि फूड कहीं भी नहीं प्रेजेंट, तो उस कंडीशन में या फिर वाटर जो है, बैक्टीरिया में 80% वाटर होता है। अगर वो वाटर किसी तरह से क्या है कम हो गया है या फिर फूड नहीं है या फिर क्या है, जो फॉर एग्जांपल से ऑक्सीजन चाहिए थी ग्रो के लिए, अब वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, ये सारी मिलकर क्या बना देती हैं, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट या कंडीशंस जो कि बैक्टीरिया को सूट नहीं करता। उस कंडीशन में क्या होती है कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। बट कुछ टाइप्स के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। वो किस तरह से सरवाइव करते हैं कि वो स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, अब इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया अब एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। एक्टिव और इनएक्टिव में डिफरेंस ये होता है, जब बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में होता है मतलब वो बैक्टीरियल फॉर्म में होता है तो उसमें क्या होता है, सेम है उसमें भी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, जैसे हमारी फूड की डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ हो रहा है ना, रिप्रोडक्शन होती है। सेम एज बैक्टीरिया में भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है। हम इसमें जो है रिप्रोडक्शन वर्ड नहीं यूज करते बल्कि क्या यूज करते हैं, ग्रोथ कहते हैं या फिर रेप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लीकेशन, ये 3 टर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। ओके तो ये जो होता है जब बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में होता है मतलब बैक्टीरियल फॉर्म में होता है, उसमें ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। बट जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं हुई तो उसमें से बैक्टीरिया खुद को सरवाइव करने के लिए क्या करता है, स्पोर्स बना लेता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में क्या, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, ना तो बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकेगा, कोई इन्फेक्शन कॉज करने के कैपेबल नहीं होता, और ना ही उसमें क्या है ग्रोथ हो रही होती है, मतलब एक से दूसरे बैक्टीरिया नहीं बन रहे होते, उसकी
रेप्लिकेशन नहीं हो रही होती। वो चीज जो अब रेस्टिंग सेल्स हैं कि वो बिल्कुल रेस्टिंग फेज में चले गए हैं, वो क्या है, स्पोर्स है, इसलिए हम उसे कह रहे हैं रेस्टिंग सेल्स। और ये स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल्स होते हैं, स्पेशल कंडीशंस में बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। क्लियर हुआ स्पोर्स बेसिकली है क्या? क्लास जहां तक आइडिया हुआ आगे मैं पढ़ रही हूँ। स्पोर्स मतलब क्या है, कब बनते हैं? सारे बैक्टीरिया नहीं बनाते, कुछ बैक्टीरियल टाइप्स जो होते हैं वो स्पोर्स बना लेते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और बात रह गई थी कि ये बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म में तब तक रहते हैं जब तक कि फेवर कंडीशंस जो होती हैं वो उसके लिए सूटेबल नहीं होती, बट जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं, फॉर एग्जांपल क्या है कि फूड उसके लिए प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट सही है, गैस उसे जो चाहिए वो प्रेजेंट है, टेम्परेचर वही है जो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, तो जब ये सारी चीजें दोबारा से फेवरेबल हो जाती हैं तो बैक्टीरिया जो है वो स्पोर से दोबारा क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, बैक्टीरियल फॉर्म में आ जाता है, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में दोबारा से आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये दरमियान का जो ड्यूरेशन था इनएक्टिव फॉर्म में वो गुजार कर क्या करता है, खुद को सेव रखता है। Okay, spores are specialized resting cells. Certain gram-positive bacteria form endospores when essential nutrients are depleted. Depleted का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि खाने के लिए फूड नहीं रहती या कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसे अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, तो ये चीजें जब कम हो जाती हैं तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो स्पोर्स बनाता है। एंडोस्पोर्स आर हाईली ड्यूरेबल डिहाइड्रेटेड सेल्स एंड डिहाइड्रेटेड, आपको पता है ना डिहाइड्रेशन किस तरह से, डायरिया हुआ है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, सेम एज बैक्टीरिया में जब वो एक्टिव फॉर्म में बैक्टीरियल फॉर्म में है तो उसमें 80% वाटर है, बट अब क्या है स्पोर्स में वो डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर है, क्या मतलब उसके अंदर 10% या 5% भी नहीं वाटर होगा। विथ थिक वॉल्स एंड एडिशनल लेयर्स, हमने अभी तक कितनी लेयर्स पढ़ी हैं, सेल वॉल पढ़ी है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, बट इसके अलावा क्या है जब स्पोर्स बनते हैं तो इसमें एडिशनल लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स भी बन जाती हैं बाहर साइड पे, कि उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो डैमेज या किल नहीं होता। दे आर फॉर्म्ड इंटरनल टू सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एंडोस्पोर्स बनते हैं और उसके बाद क्या होता है जब ये बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, और जब इन्वायरमेंट में आ जाते हैं स्पोर्स फॉर्म में तो वहां पर वो 1000 तक सेव रहते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से कि आज आप जो है साइंटिस्ट को कोल्ड एरिया से, बर्फ में से आपको कोई 1000 ईयर पुराने जो है उन्हें स्पोर्स मिले हैं, मतलब कोई 1000 ईयर्स बैक में जो बैक्टीरिया थे वो स्पोर्स फॉर्म में उन्हें अभी भी मिले हैं। ठीक है, तो जब ये स्पोर्स फॉर्म में होता है तो वो हर तरह के एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकता है, मतलब एक्सट्रीम हीट, लेक ऑफ वाटर, एक्सपोजर टू मैनी टॉक्सिक केमिकल्स एंड रेडिएशन, अदरवाइज क्या होता है रेडिएशन से ये किल हो जाते हैं, तो स्पोर्स फॉर्म में ये फिर किल नहीं होते। ओके क्लास क्लियर, ये वाली स्लाइड। अच्छा, अब उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है स्पोर्स बनाते हैं। उसमें जो है ये आप इसमें से जो नेम्स आपको इजीली याद रह जाए आप लोगों ने इसे याद रखना है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में पहले बेसलेस स्पीशीज है, बेसलेस स्पीशीज में से कौन कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं, बेसलेस एंथ्रासिस और बेसलेस सीरस। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज है, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इसमें से कौन कौन बनाता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, बोचुलिनम, परफ्रिंजिस और डेफिशियल। तो इनमें से आपको मिनिमम 4 नेम तो याद होने चाहिए ना स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के। तो ये बैक्टीरिया सिर्फ इन बैक्टीरिया में ये इनकी एक ऐसी एक्स्ट्रा बात है बाकी बैक्टीरिया से कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में डेथ होने के बजाय इनकी क्या होती है, ये स्पोर्स में खुद को चेंज कर लेते हैं। स्पोर्स होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत ज्यादा हॉट इन्वायरमेंट में, एब्सेंट ऑफ वाटर, पानी नहीं है, फूड नहीं है, इसके अलावा क्या है केमिकल्स, रेडिएशंस वगैरह सारा कुछ प्रेजेंट है, उस कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। ओके, ये दो टर्म्स आती हैं, स्पोर्स, बैक्टीरिया से स्पोर बनना और स्पोर से दोबारा बैक्टीरिया बनना, ये दो प्रोसेस हैं आप लोगों ने याद रखने हैं। स्पोरुलेशन है और जर्मिनेशन है। अगर स्पोरुलेशन पहले क्या है, बैक्टीरिया था, उसके पास सारी चीजें थी, फूड था, वाटर था, अच्छा एनवायरनमेंट था, टेम्परेचर था, सब कुछ था, वो ग्रो कर सकता था, 1 से 2 बैक्टीरिया बन रहे थे, रेप्लिकेशन हो रही थी, इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। तो ये सारी चीजें जब वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है तो एक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब बैक्टीरियल फॉर्म में होता है। तो बैक्टीरिया से जब
कंडीशन फेवरेबल नहीं रही तो वो क्या बनाया है, स्पोर्स बन रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। मतलब बैक्टीरिया से एंडोस्पोर बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पोरुलेशन है। प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन विद इन अ वेजिटेटिव सेल इज नाउन एज स्पोरुलेशन। लास्ट पे जो दो आपको एरो फॉर्म्स में प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं जिसमें ब्लू कलर स्पोरुलेशन जर्मिनेशन लिखा हुआ है, उस पर एक बार फोकस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। बैक्टीरिया से एंडोस्पोर बनने का प्रोसेस क्या है, स्पोरुलेशन है। अब किस कंडीशन में बना है, अब जब एंडोस्पोर्स बन गए हैं तो वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव मीन क्या, वो कोई प्रोसेस नहीं उसमें होगा, सेम एज ना तो इन्फेक्शन कॉज करेगा ना उसकी रेप्लिकेशन हो सकती है, उसमें कोई मेटाबॉलिज्म वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सारे प्रोसेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अच्छा, अब क्या है, कंडीशन दोबारा से फेवरेबल बन गई हैं, तो एंडोस्पोर दोबारा से बैक्टीरियल फॉर्म में किस प्रोसेस के थ्रू आएगा, उसे कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब ये है कि बैक्टीरिया दोबारा से क्या है, एक्टिव फॉर्म में आ गया है। तो ये नीचे से बस सिंपल आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख लो, या क्या है, बैक्टीरिया से एंडोस्पोर्स बनने का प्रोसेस जो है वो स्पोरुलेशन है, और एंडोस्पोर से दोबारा बैक्टीरिया बनने का प्रोसेस जो है वो जर्मिनेशन है। क्लियर हुआ क्लास, जहां तक क्लियर है? आवाज नहीं आ रही फराह को, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है? क्लास मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? ओके, चलें ठीक है क्लास, आप लोग बस इसमें से ऊपर हेडिंग मुश्किल लगे तो सिंपल ये जो ब्लू वाली लाइन में दो प्रोसेस हैं, सिंपल उसी को माइंड में रख लीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस है किस तरह से एंडोस्पोर्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियाइड। अच्छा, ये प्रोकैरियोट्स में हम इसको न्यूक्लियाइड रीजन कहते हैं, तो यूकैरियोट्स में हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियाइड कहेंगे या न्यूक्लियस कहेंगे? यूकैरियोट्स होते क्या हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आर यूकैरियोट्स, हम यूकैरियोट्स में आते हैं। तो यूकैरियोट्स में आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो उसमें न्यूक्लियाइड कहोगे या न्यूक्लियस कहोगे? क्लास, आप लोग जब दरमियान में कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो इस तरह से या तो मेरे माइंड में आता है कि आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है, या तो फिर मुझे ऐसे फील होता है कि आप लोग सुन नहीं रहे हो, या आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तो आप लोग को जो भी पॉइंट, कोई छोटा सा भी जो है आपके माइंड में हो रहा है कि आपको फील हो रहा है कि आपको नहीं समझ आई, तो कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जब तक पूछोगे नहीं आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस कहेंगे, गुड। आसमा शरीफ फरा न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम कोमल, गुड। तो हम उसे न्यूक्लियस और इधर न्यूक्लियाइड क्यों कह रहे हैं, इसे न्यूक्लियाइड क्यों कह रहे हैं, मुझे ये बताओ। न्यूक्लियाइड क्यों कहते हैं, इसका जवाब उस पीपीटी में है जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट के सेकंड लेक्चर में शेयर की थी, जिसमें प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन और यूकैरियोट्स की डेफिनेशन लिखी हुई थी। नहीं, ये प्रोकैरियोट्स तो हैं, बट प्रोकैरियोट्स में हम डीएनए को न्यूक्लियस क्यों नहीं कह रहे हैं, न्यूक्लियाइड क्यों कह रहे हैं? प्रोकैरियोट्स में इसे न्यूक्लियाइड क्यों कहते हैं, न्यूक्लियस क्यों नहीं कहते? मेरा आंसर ये है। मैं, जो आप लोग जवाब दे रहे हो वो मेरा क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए जहां प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियस क्यों नहीं कहते, न्यूक्लियाइड रीजन क्यों कह रहे हैं? प्रोकैरियोट्स तो मेरा क्वेश्चन है, आप लोग उसको जवाब में कैसे दे सकते हो?
और ये मैं आपको बार बार हर मतलब जब ये मैंने पीपीटी पढ़ाई थी उसमें सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंस ही बताया था, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेसिकली डिफरेंस उसके इस न्यूक्लियस की वजह से ही हम लोग करते हैं। क्या है कि ये अभी हम प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। वेल डिफाइंड मतलब जिसमें न्यूक्लियस की प्रॉपर शेप है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसने उसे कवर किया हुआ है डीएनए को, वो इसमें नहीं है। इसमें क्या है, डीएनए सिंपल स्प्रेड है, बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। वेल डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब होता है जिसकी प्रॉपर शेप हो, स्ट्रक्चर हो, उसके बाहर कवरिंग हो, प्रॉपर एरिया हो जहां पर वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है ह्यूमंस के, यूकैरियोट्स के। बट इसमें क्या है, न्यूक्लियस आपको मतलब डीएनए कहीं पर भी साइटोप्लाज्म में स्प्रेड दिखाई देता है, उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होगी, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इट्स अ जस्ट न्यूक्लियाइड रीजन जिसमें मतलब डीएनए प्रेजेंट होगा। आवाज नहीं अब फरजाना को भी आ रही। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों का आवाज नहीं सुनाई दे रही तो आप लोग का मिस हो जाएगा। बाकी सबको सुनाई दे रही है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डेफिनेशन बेसिकली क्या है। यूकैरियोट्स में अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इंसान की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। But in prokaryotes, nuclear membrane and well-defined nucleus is not present. That's why it is known as nucleate region. ठीक है, ये इसका बेसिकली डिफरेंस है कि इसमें कोई न्यूक्लियस प्रॉपर जगह पे नहीं प्रेजेंट, बाहर कोई कवरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल डीएनए कहीं पर भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो उसका न्यूक्लियाइड रीजन कंसीडर होता है। द न्यूक्लियाइड इज द एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच डीएनए इज लोकेटेड। तो ऐसा एरिया जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियाइड रीजन कह रहे हैं। सही है, मैंने इधर डीएनए वर्ड यूज किया है, न्यूक्लियस नहीं किया। ओके, तो इसलिए न्यूक्लियस नहीं कहा क्योंकि डीएनए जब प्रॉपर एक शेप में होता है, स्ट्रक्चर में होता है, अपनी पोजीशन पे होता है, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तब इस ये डीएनए मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस कंसीडर होता है, अदरवाइज ये डीएनए ही है। अच्छा, डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स इज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स अबाउट 2000 जीन्स, बट ह्यूमंस जो कि एक यूकैरियोटिक डीएनए है उसमें 1 लाख जीन्स होती हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर इन जीन्स में बेसिकली क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग होती है, जैसे कि जंपिंग जीन्स हमने पढ़ा जिसके अंदर रेजिस्टेंस जीन्स होती है, इसी तरह की जीन्स, हर जीन्स में डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं ये नीचे वाली जो बात बेसिकली क्या है, बैक्टीरियल न्यूक्लियाइड लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस इंट्रॉन्स माइटोटिक स्पिंडल एंड हिस्टोन्स, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। माइटोटिक स्पिंडल, इंट्रॉन्स वगैरह, हिस्टोन्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। किसके न्यूक्लियस में? यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आते हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं जो यूकैरियोट्स में, उनके न्यूक्लियस में ये एक्स्ट्रा चीजें भी प्रेजेंट होती हैं। बट बैक्टीरियल जो कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियाइड में ये सारा कुछ एब्सेंट होता है। सिंपल डीएनए होता है जिसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर 2000 तक जीन्स होती हैं। जीन्स में डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग होती है। क्लियर हुआ? इस अभी तक जितने भी ये स्ट्रक्चर्स होंगे इनसे रिलेटेड किसी को कोई भी कुछ भी आइडिया नहीं है या उसका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मैं उसके वो स्ट्रक्चर्स ओपन वाल कर रही हूँ स्लाइड को। आप लोग पहले मुझसे पूछ लो, अदरवाइज भी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो उसमें मैंने आप लोगों से यही पूछना है कि आप लोगों को क्या इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। आप लोगों ने लगता है रिवाइज नहीं करते हो साथ साथ, पूरे वीक बाद क्लास होती है वैसे आप लोग बस जगह अटेंड करने आ जाते हो। जल्दी से बताएं, यहाँ तक जितने भी नेम्स हैं एटलीस्ट उससे तो आप लोग फेमिलियर हो गए हो ना। प्लाज्मिड्स क्या है, एंडोस्पोर्स क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लैजेला क्या है,
ये सारी बातें इनसे रिलेटेड देख के, स्लाइड को देख के, ये स्ट्रक्चर्स के नेम पढ़ के आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि अच्छा ये स्ट्रक्चर नहीं सही से क्लियर? ओके, अलीना ने कहा है प्लाज्मिड्स पे रिपीट कर दूं। पहले बेसिकली क्या होता है कि बैक्टीरिया, जो अभी हमने न्यूक्लियाइड पढ़ा है, न्यूक्लियाइड में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए का एक क्रोमोसोम। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कोई मुझे बता सकते हैं? ह्यूमंस क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? जल्दी से बताएं, ह्यूमंस क्रोमोसोम्स कितने हैं टोटल, या उनको हम पेयर में बताएं तो कितने बताओगे आप लोग? ह्यूमंस में, क्योंकि आपका रिप्लाई बहुत लेट आ रहा है इसलिए मैं खुद बता रही हूँ, 46 सर का, गुड, ठीक है। जिसने भी कहा, सबने कहा, जो भी कह रहे हैं ना 46, तो 23 पेयर्स होते हैं। बट बैक्टीरिया में क्या है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। बैक्टीरिया में क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है। अब ये क्या है, क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए है। एक तो इसका डीएनए, अब मैं बता रही हूँ कि बैक्टीरिया में कितनी फॉर्म्स में डीएनए प्रेजेंट है। एक उसका न्यूक्लियाइड, जिसमें डीएनए प्रेजेंट है, जो कि बाकी सब में, ह्यूमंस में भी न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस है, ये वो उस डीएनए की बात है। सेकंड, इसमें डीएनए की फॉर्म है, प्लाज्मिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये भी सेम वैसा ही क्रोमोसोम है, ठीक है, डीएनए का ही क्रोमोसोम है। बट क्या है, इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियाइड वाला क्रोमोसोम है, उससे अलावा एक और न्यूक्लियाइड का एक डीएनए का पीस होता है, जो कि सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, प्लाज्मिड्स के फॉर्म में। तो उस प्लाज्मिड्स में बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस जीन्स आती हैं। रेजिस्टेंस जीन्स का मतलब ये है कि देखो, बैक्टीरिया क्या है, अब भी आपने एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस आपके माइंड में, क्लिनिकल में आप लोग सुनते होगा कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसको इस एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसको चेंज करके देनी पड़ी। वो चेंज करके क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वो रेजिस्टेंस जीन्स बन चुकी होती हैं उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। वो जीन्स क्या है, वो जीन्स बेसिकली उसकी कहाँ प्रेजेंट होंगी, उसके प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मिड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो डीएनए की जीन्स होंगी, उसमें स्पेशली कौन सी जीन्स हैं, रेजिस्टेंस जीन्स हैं। अब ये प्लाज्मिड्स क्या है, देखो, एक टाइम एक बंदे में या पेशेंट में जो बैक्टीरिया था, जो उस टाइम उसके ब्लड में था, उसकी तो रेजिस्टेंस बन गई है उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। अब क्या है, वो बैक्टीरिया जब किसी और पर्सन में ट्रांसफर होता है तो क्या करता है, मतलब अपनी साथ वाली पॉपुलेशन में क्या देखता है, एनवायरनमेंट में जो और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस जीन्स उनमें भी ट्रांसफर करता है, ताकि दूसरे बैक्टीरिया भी इस एंटीबायोटिक से ना किल हो सके, ठीक है। तो वो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं, जो कि प्लाज्मिड्स की फॉर्म में है, वो एक बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के थ्रू ट्रांसफर हो जाती हैं। तो मतलब जो अपनी क्वालिटीज जो होती हैं दूसरे बैक्टीरिया के साथ भी शेयर करते हैं, उनके साथ भी, उनको अंदर भी ट्रांसफर करते रहते हैं। इस तरह देखो, हुआ एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, बट सारे ही रेजिस्टेंस बन गए हैं। किस वजह से, क्योंकि अंदर, उनके अंदर भी ये प्लाज्मिड जीन्स ट्रांसफर हो चुकी हैं, एक बैक्टीरिया ने दूसरे तीसरे चौथे सब में ये ट्रांसफर कर दी हैं। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं, ये इसके प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। ये जो न्यूक्लियाइड न्यूक्लियस है, इसके अलावा क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये सेकंड जो है डीएनए का मॉलिक्यूल हमने पढ़ा। थर्ड किस फॉर्म में न्यूक्लियाइड, ये डीएनए प्रेजेंट होगा, जंपिंग जीन्स के फॉर्म में। जंपिंग जीन्स भी सेम वही है, बट इसका ये डिफरेंट प्लाज्मिड से किस तरह है कि ये जंप करती रहती हैं। मतलब कुछ जीन्स ऐसी हैं, उसमें है फंक्शन वही है, कि क्या है फंक्शन, क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टेंस की उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है उन जीन्स के अंदर। बट डिफरेंस क्या है, हम उनको अलग इसलिए कंसीडर करते हैं कि वो मूव करते रहते हैं एक डीएनए से दूसरे डीएनए के रीजन में, मतलब जो जंप करती रहती है ना, ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो जंप करते रहते हैं, उसको हमने जंपिंग जीन्स का नेम दे दिया है।
तो ये डीएनए जो है 3 फॉर्म्स में जो है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट जो है न्यूक्लियस की फॉर्म में, जो कि न्यूक्लियाइड की फॉर्म में है बेसिकली प्रोकैरियोट्स में, जो कि हमारे में भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक उसकी फॉर्म क्या है, न्यूक्लियाइड रीजन में जो प्रेजेंट है। सेकंड डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लाज्मिड्स के फॉर्म में है। प्लाज्मिड्स में क्या है, रेजिस्टेंस जीन्स है। मतलब डीएनए क्या होता है, जीन से मिलके बनता है ना, कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग होती है। कोडिंग का मतलब है मैसेजेस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड्स के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस जीन्स हैं। अब क्या है, प्लाज्मिड्स जो है इस तरह से जंप नहीं करता। कुछ डीएनए एक और एक्स्ट्रा फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, जिसमें रेजिस्टेंस जीन्स के साथ साथ एक और भी कैपेसिटी है, या उसकी एक और क्वालिटी भी है कि वो मूव करता रहता है, जंप करता रहता है। तो उसको हमने जंपिंग जीन्स का नेम दे दिया। तो इस तरह से टोटल डीएनए के 3 डिफरेंट टाइप्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। एक उसका न्यूक्लियाइड रीजन जिसमें डीएनए प्रेजेंट है, सेकंड प्लाज्मिड्स में डीएनए प्रेजेंट है। मतलब प्लाज्मिड्स है ही डीएनए ना, तो प्लाज्मिड्स में भी डीएनए और ट्रांसपोसोन्स में भी डीएनए है। ठीक है, तो ये डीएनए के ही डिफरेंट टाइप्स हैं, बेसिकली नेम्स उनको हमने दिए हुए हैं। क्लियर हुआ? दोनों जिसने भी जंपिंग जीन्स का क्लियर करने के लिए कहा, और फरजाना आपने ट्रांसपोसोन्स मतलब जंपिंग जीन्स का कहा, अलीना आपने प्लाज्मिड्स का कहा। दोनों का इसमें आंसर था। अभी क्लियर हुआ? अब आप दोनों जो है मुझे इसका जवाब दो। क्लास, आप सब बाकी भी पार्टिसिपेट करो। उन्होंने तो चलो क्वेश्चन किया था, तो मैंने उनसे स्पेशल कहा है कि आपको जो समझ आई आप मुझे बताएं, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। चलिए पहले मुझे बताएं प्लाज्मिड्स क्या है। डीएनए का वो मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जिसके अंदर रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं। जी, ट्रांसपोसोन्स में बेसिकली क्या होता है, डीएनए है। डीएनए किससे मिलके बनता है, जीन से मिलके बनता है। छोटे छोटे जीन्स हैं, वो मिलके क्या बनाती हैं, एक डीएनए बनाते हैं। तो ऐसा डीएनए जो कि मूव कर सकता है, जंप कर सकता है, उसे हम जंपिंग जीन्स कहते हैं। ठीक है, समझ आई कि डीएनए पहले किससे मिलके बना है, जीन से मिलके बनता है। जीन से मिलके डीएनए बना। अब वो डीएनए जिसमें रेजिस्टेंस जीन्स हैं, जीन्स कौन सी है, रेजिस्टेंस जीन्स हैं, और इसमें क्या बात है एक्स्ट्रा, कि वो मूव या जंप करते रहता है। डीएनए का वो मॉलिक्यूल जो कि जंप करता रहता है, मूव करता रहता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक साइड से दूसरे रीजन में। ठीक है, उसे हमने उस डीएनए को नेम दे दिया है जंपिंग जीन्स। ओके, तो प्लाज्मिड्स क्या है, वो भी सारे डीएनए, डीएनए का एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है। एक्स्ट्रा इसलिए हमने कहा है कि न्यूक्लियस जो कि डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, न्यूक्लियाइड वाला डीएनए होता है, जो कि सारे फंक्शन सेल के परफॉर्म कर रहा होता है। एक सेल दूसरे में डिवाइड होता है तो वो बेसिकली न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है, तो दो सेल्स बनते हैं। तो ये न्यूक्लियाइड वाले डीएनए का फंक्शन था। उसके अलावा प्लाज्मिड्स में जो डीएनए है उसका फंक्शन ये है कि उसके जो डीएनए जिस जीन से मिलके बना है उसके अंदर रेजिस्टेंस जीन्स आ जाती हैं। जी फरियाल, गुड। ठीक है, रेजिस्टेंस स्प्रेड हो रही है एक बैक्टीरिया से दूसरे में। किस वजह से स्प्रेड हो रही है, इन प्लाज्मिड्स की वजह से बेसिकली ट्रांसफर हो रही है। और डीएनए किससे बना है, जीन से बना है। और वही डीएनए क्या बना रहा है, या तो न्यूक्लियस बना रहा है, या प्लाज्मिड्स बना रहा है, या फिर जंपिंग जीन्स बना रहा है। मतलब किस फॉर्म में है डीएनए, डीएनए के जिस टाइप के अंदर जीन्स हैं उस बेस पे इनको हमने नेम्स दिए हैं। ओके क्लास, एनी क्वेश्चन? चले आप लोग मुझे बताएं, फ्लैजेला का फंक्शन क्या है। फ्लैजेला जो कि आउटर स्ट्रक्चर है, सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट है। फ्लैजेला किस स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर किस फंक्शन में
इन्वॉल्व है। फ्लैजेला बैक्टीरिया को किस चीज में सपोर्ट करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने में? जल्दी से क्लास। ओके, मोटेलिटी में, मूवमेंट्स में। बेसिकली बैक्टीरिया मूव किस वजह से करता है? फ्लैजेला की हेल्प से। जैसे कि हमारी लेग्स हमें सपोर्ट करती हैं मूव करने में, सेम एज बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो उसे मोटेलिटी में, मूवमेंट में, लोकोमोशन, LOCO, लोकोमोशन भी मोटेलिटी में ही कंसीडर होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, इसमें क्या बन रहा होता है? राइबोसोम्स बेसिकली क्या है, इसमें क्या चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है? बैक्टीरिया की क्या चीज, कौन सा चीज है जो राइबोसोम्स में उसकी प्रोडक्शन हो रही है? ओके, कोमल गुड। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस, देखो प्रोटीन हमें भी रिक्वायर्ड है, सेम एज बैक्टीरिया को भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो नहीं, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, DNA सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, और DNA जिस फॉर्म में भी है वो जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे वो प्लाज्मिक फॉर्म में है, न्यूक्लियाइड रीजन में है, या फिर ट्रांसपोसोम्स में है। इसके अलावा DNA के अलावा और कोई चीज इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो बेसिकली क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है राइबोसोम्स में, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज के नेम से भी कॉल किया जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब क्या है, जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रही होती है, तो ये प्रोटीन फैक्ट्रीज के नेम से भी हम राइबोसोम्स को कॉल करते हैं। अब बैक्टीरिया का राइबोसोमल साइज हमारे ह्यूमंस के राइबोसोमल साइज से थोड़ा सा वेरी करता है, इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है 70S से। आप लोगों ने बैक्टीरियल राइबोसोम साइज इज 70S, ये भी याद रखना है, 70S। बट ह्यूमंस में ये साइज क्या है, 80S है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस था, मेन बात थी राइबोसोम्स की, 80S है, और ह्यूमंस का क्या है, साइज जो है वो लार्ज है। ओके, अब मुझे ये बताओ, ग्रेन्यूल्स में क्या स्टोर होता है, ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है? जल्दी से बताएं, ग्रेन्यूल्स, यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं राइबोसोम्स के एग्जैक्ट नीचे, ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, थैलियां हैं, इनके अंदर क्या स्टोर है? क्लास जल्दी से रिप्लाई करो। न्यूट्रिएंट्स, देखो न्यूट्रिएंट्स क्या है, अनीता ने इसका गुड, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया के पास एक टाइम आता है कि उसके पास बहुत सी फूड होती है, उसे अवेलेबल होती है। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया ने जितनी फूड यूज करनी होती है उतनी कर लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा उनके पास फूड होती है वो क्या करते हैं, अपने आप में सेव कर लेते हैं, उनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिसके अंदर वो स्टोर रखते हैं। तो बेसिकली क्या है, ग्रेन्यूल्स उनका एक तरह से स्टोर रूम होता है, जैसे हमारे घर में भी स्टोर रूम है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की चीजें जो होती हैं बस स्टोर कर देते हैं। सही है, तो ये स्टोर रूम है, उसमें वो अपनी डिफरेंट टाइप्स जैसे सल्फर है, लिपर्ड्स है, या फिर एक्स्ट्रा चीजें जो भी इसे रिक्वायर्ड है अपनी ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट्स में वो इसमें सेव रखता है। तो इसमें बेसिकली किसी चीज की प्रोडक्शन नहीं हो रही, जैसे राइबोसोम्स में प्रोटीन बन रही थी, इसमें बनती नहीं है, जस्ट स्टोर होती है। ग्रेन्यूल्स क्या है, छोटी छोटी थैलियां हैं जिसके अंदर वेजिकल्स हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या है, स्टोर है। वो क्यों स्टोर है, ताकि जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो, खुराक उसके पास फूड कुछ भी ना बचे खाने के लिए, तो ये अपने इन स्टोर से निकाल कर क्या करता है, कंज्यूम करता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, और खुद को क्या रखता है, जिंदा रखता है।
सेम एज जैसे ह्यूमंस है, गंदम जब ज्यादा होती है तो हम स्टोर कर लेते हैं, चावल आते हैं हम उन्हें स्टोर कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो कम हो जाती है मार्केट से, तो हम क्या है अपने घरों से निकाल कर उसे बार बार यूज करते रहते हैं। ओके, सेल वॉल की कोई मुझे इंपॉर्टेंस बता सकता है? सेल वॉल क्लास, या बस यही स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ वही सुन रहे हैं? सेल वॉल, सेल वॉल की इम्पोर्टेंस क्या है, जस्ट मुझे ये बता दें कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि बैक्टीरिया को डिवाइड करने में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नहीं मैंने पूछा कोमल, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने बैक्टीरियल की क्लासिफिकेशन में सेल वॉल का रोल पूछा है। क्लासिफिकेशन में बताना है, क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जिसमें हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, या फिर बैक्टीरिया के जितने भी उसके हमने थ्री मेजर कैटेगरीज में सेल वॉल की बेस पे हमने डिवाइड कर दिया है। तो मुझे उसमें उसका रोल पूछना था बेसिकली, सेल वॉल की इम्पोर्टेंस जो है वो किस तरह से है। चलिए मैं खुद बता रही हूँ, ये जो आपने बताया ये उसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस है सेल वॉल, फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करती है, बट इसका रोल ये है, इम्पोर्टेंस ये है। इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि सेल वॉल, जैसे इधर हमने इसके स्ट्रक्चर्स को इनर और आउटर साइड पे डिवाइड किया है, सेम है जितने भी बैक्टीरिया हैं डिफरेंट टाइप्स के, अभी आपने बैक्टीरिया पढ़े हैं स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्लैजेला में हमने डिफरेंट टाइप्स के और बैक्टीरिया पढ़े थे, इसके अलावा हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स आई हैं ना, तो उसमें क्या है, इकोलाई, प्रोटियस, साल्मोनेला, शिगेल्ला, ये सारे हमने कितने बैक्टीरिया हैं, अगर हम लोग उनको देखें तो बहुत से बैक्टीरिया, उनको भी याद रखना कि वो किस कैटेगरी में, बहुत मुश्किल है। तो हमने इन सारे बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया हैं 100 से ज्यादा आई थिंक होंगे बैक्टीरिया, तो इन सबको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है सेल वॉल की बेस पे, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, और जिसकी सेल वॉल एसिड फास्ट है। तो ये तीन ग्रुप्स में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो तीन ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल है इकोलाई है तो हमें पता होगा कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है किस वजह से, क्योंकि इसकी सेल वॉल नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बनी है, बट ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल हमने देखा उसमें पेप्टाइड और ग्लाइकेन के अलावा लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स वगैरह भी हैं, बट एसिड फास्ट की सेल वॉल जो कि क्या है, उसमें बहुत ज्यादा लिपिड होता है। तो कोई एसिड फास्ट बैक्टीरिया की एग्जांपल दे सकता है मुझे, एसिड फास्ट बैक्टीरिया? जैसे मैंने अभी इकोलाई कहा तो ग्राम नेगेटिव में आता है, स्टेफिलोकोकस ओरियस जिसे आप लोग एमआरएस से वगैरह हॉस्पिटल में कॉल करते हो ना, तो वो ग्राम पॉजिटिव में है। तो थर्ड कैटेगरी जो है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, उसमें कोई एग्जांपल दे सकता है, कोई बहुत एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है? जल्दी से क्लासेस का नेम मुझे बताकर, माइको बैक्टीरियम, अलीना गुड, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पूरा बताना है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है तो जो कि टीबी कॉज करता है, वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो उसको हमने इस थर्ड कैटेगरी में किस वजह से रखा हुआ है, क्योंकि उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट है, और उसकी सेल वॉल में कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है, बेसिकली उसके अंदर लिपिड बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है। ओके क्लास, गुड, ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं अभी तक जितने भी प्रेजेंट हैं उन सबको हमने सेल वॉल की बेस पे थ्री मेजर कैटेगरीज में रखा हुआ है। कौन कौन सी ये कैटेगरीज हैं, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और इसके अलावा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो ये थ्री टाइप्स के बैक्टीरिया जो हैं इसको हमने सेल वॉल की बेस पे ही रखा हुआ है, तो इसलिए सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक तो हमने क्या किया है कि उसके जितने भी पार्ट्स थे, उसके स्ट्रक्चर्स थे, उसको डिवाइड करने में हमने सेल वॉल को क्या किया, बार बार यूज किया है। इसके अलावा क्या है, अब बैक्टीरिया उनकी क्लासिफिकेशन में भी मेजर रोल जो है वो सेल वॉल का ही आएगा। कौन सी एक रह गई है पिछली? जी सर।
ओके क्लास, आप लोग मुझे अपने नेम सेंड कर दो अटेंडेंस के लिए। मेरे पास है कि क्लास अटेंडेंस मार्क वाले जल्दी से। क्लास में नाम बोल रही हूँ, उनमें से कोई प्रेजेंट है तो जस्ट वो मुझे बता दे। अमीर, अस्मा लतीफ, आयशा चौधरी, गुड़िया, मेहरुनिसा, रुबीना जेम्स, साइमा तालिब, अक्सा अदरीस, आमना सिद्दीकी। आज जिनके मैंने अभी नाम बोले हैं सिर्फ उनमें से कोई प्रेजेंट, बाकी सबके मैंने अटेंडेंस मार्क कर लिया है। जिनके नाम बोल रहे हैं उनमें से कोई प्रेजेंट है तो बता दे। दोबारा से बोल रही हूँ। अमीर, अस्मा लतीफ, आयशा चौधरी, गुड़िया, मेहरुनिसा, रुबीना, साइमा तालिब, अक्सा अदरीस और आमना सिद्दीकी। ओके गुड़िया, ठीक है। अमीर, अस्मा लतीफ, आयशा चौधरी, मेहरुनिसा, रुबीना जेम्स, साइमा तालिब, अक्सा अदरीस और आमना सिद्दीकी। ओके क्लास, अगर इन जो मैंने अभी नाम बोले हैं उनमें से कोई नहीं प्रेजेंट तो ठीक है। अब ये स्लाइड आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने खुद इनमें से क्वेश्चनिंग करनी है। शायद मैं आप लोग का टेस्ट भी ले लूं।